हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सुबह डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम क्लास 11th का जो सम्मिश्र संख्या यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे थे। तो वहाँ हमने देखा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करके देखा। यानी कि आपने दो सम्मिश्र संख्याओं के बीच में योग, वैकलन और गुणा करके हमने संख्या को फाइंड करना सीखा। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो नियम हैं, कौन से नियम कि जो सम्मिश्र संख्या है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर दो से ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे क्या है दो से ज़्यादा है या दो है, तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है यानी कि कौन कौन से नियम लगते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारा जो यहाँ पर Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्या दे रखी है। एक संख्या दे रखी है Z1, एक संख्या दे रखी है Z1 और दूसरी दे रखी है Z2। एक दे रखी है हमें Z1, दूसरी दे रखी है Z2। जो हमारी Z1 सम्मिश्र संख्या है वो पहली सम्मिश्र संख्या है यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z2 है उसको कहेंगे दूसरी सम्मिश्र संख्या यानी कि सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिखेंगे a प्लस आयोटा b और जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिखेंगे c प्लस आयोटा d। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कोई दो सम्मिश्र संख्या है तब Z1 प्लस Z2 के योग को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। तो हमने योग करना, वैकलन करना और गुणा करना सीख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं के योग पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। तो आप ये देख रहे होंगे जो हमारा अभी टॉपिक है वो ये रहेगा कि सम्मिश्र संख्याओं के योग निम्नलिखित प्रगुणों को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर सम्मिश्र संख्याओं का योग यानी जब हम एडिशन करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तब हम एडिशन करेंगे तो वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यानी कि कौन कौन से नियम लगेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम समवर्ग नियम। तो यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं को यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप एडिशन करते हो, क्या करते हो, ऐड करते हो तो आप देखेंगे कि एक सम्मिश्र संख्या होती है, अर्थात सारी सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 के लिए Z1 प्लस Z2 एक सम्मिश्र संख्या है। यानी कि जब इसको योग में लिखते हैं प्लस में, तो ये हमारा योग किस प्रकार होगा। यहाँ पर जो समवर्ग नियम है, सारी सम्मिश्र संख्याएं Z1 तथा Z2 के लिए Z1 प्लस Z2 एक सम्मिश्र संख्या होगी। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जब आप Z1 और Z2 दोनों को ऐड करते, जैसे ही ऐड किया तो वहाँ पर प्लस का साइन लगेगा और ये प्लस का साइन लग के जो संख्या बनती है वो भी कौन सी संख्या कहलाएगी, सम्मिश्र संख्या। वो भी कौन सी संख्या कहलाएगी, सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। तो सम्मिश्र संख्या कुछ इस तरीके से हम समझेंगे कि हमारे जो आगे वाला यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है यानी कि जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी लग रही है वो लगेगी क्रम विनिमय नियम। कौन सा लग रहा है, क्रम विनिमय नियम। और क्रम विनिमय नियम को हमें किस तरीके से समझना है, जो हमारा क्रम विनिमय नियम है, देखिए ये क्रम विनिमय नियम सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है क्रम विनिमय नियम, जिसमें ये बताया गया है कि जब आप Z1 और Z2 को ऐड करते हैं तो इसका जो मान है वहाँ पर आप जैसे सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर को ऐड करते हैं, अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की स्थिति परिवर्तित हो जाती है तो भी वो नंबर आपस में यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला जो Z मिलेगा और ये वाला जो नंबर Z मिलेगा, दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। दोनों इक्वल ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। और एडिशन करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, यानी कि 2 प्लस 3 करो या फिर 3 प्लस 2 करो। तो इसमें जैसे ही आप मान करते हो तो वहाँ पर भी हमें 5 मिलता है और 3 प्लस 2 करने में भी हमें 5 मिलता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो तो आपका जो मान है वो क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। यानी कि जो आप फाइंड करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, इक्वल आएगा।
इक्वल आएगा तो यहाँ पर जैसे ही हम फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो आगे जो टॉपिक है यानी कि आगे जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो हम देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है तीसरा पॉइंट सहस्रायी नियम। तीसरा पॉइंट क्या मिलता है? सहस्रायी नियम। और सहस्रायी नियम क्या है? किन्हीं 3 सम्मिश्र संख्याओं, अब यहाँ पर क्या दे रखा है? 3 सम्मिश्र संख्याओं। ये ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे। कितने होंगे? 2 से ज़्यादा होंगे। और यहाँ पर दे रखा है कि 3 सम्मिश्र संख्याओं, पहली दे रखी है Z1, दूसरी दे रखी है Z2 और तीसरी दे रखी है Z3 के लिए Z1 + Z2। और इसको किस में लिखा हुआ है? इसको लिखा हुआ है ब्रैकेट में। किस में लिखा हुआ है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, जब Z1 + Z2 को ब्रैकेट में लिखते हैं और प्लस में Z3 लिखा तो आप इसको शास्त्रीय नियम के अनुसार यहाँ पर Z1 प्लस और Z2 प्लस Z3 को भी ब्रैकेट में लिखेंगे। यानी कि जब आप प्लस करते हो इनको आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर Z1 + Z2 को तो पहले आपने ऐड कर दिया, यानी कि इनका सम है वो पहले कर दिया। इसके बाद इसमें Z3 को ऐड किया और यहाँ पर Z1 + Z2 और Z3 पहले ब्रैकेट में सॉल्व किया। इसके बाद यहाँ पर Z1 से ऐड किया तो भी इनका जो रिजल्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आती है? इक्वल आती है। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको आगे प्रूव करके भी देखेंगे कि ये जो शास्त्रीय नियम है, क्रम विधि में नियम है, वो फॉलो किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर आप अब यहाँ पर देखिए जो चौथा पॉइंट है वो क्या है? जो हमारा 4th नंबर पॉइंट है वो ये है कि योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। योगात्मक तत्समक का अस्तित्व यानी कि सम्मिश्र संख्या 0 + i0। यहाँ पर देखेंगे कि 0 के द्वारा दर्शाया गया जाता है योगात्मक तत्समक तथा 0 सम्मिश्र संख्या कहलाता है, जिससे कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या कौन सी? Z। सम्मिश्र संख्या को Z से डिनोट करते हैं और Z + 0 = क्या होगा? 0। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि Z किसी सम्मिश्र संख्या में आप 0 आयोटा को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? Z ही मिलता है। ठीक है, इस प्रकार ये कह रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आगे हम इस पर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन लगाते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। ये प्रतिलोम का है तो प्रतिलोम को इस तरीके से -Z के द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि Z जो हमारा होता है, जो सम्मिश्र संख्या है वो A + iB है। A + iB है और इससे हमें किस तरीके सम्मिश्र संख्या -A + i -B और ये क्या है? -Z। क्या है? -Z। यानी कि जो सम्मिश्र संख्या हमें जो प्लस में दे रखी थी, यानी कि जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसको प्रतिलोम में लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस में लिखा है और यहाँ पर -Z के द्वारा दर्शाएंगे तो इसको क्या कहेंगे हिंदी में? Z का ऋण कहलाता है। Z का ऋण कहलाता है। अब 2 सम्मिश्र संख्याओं का अंतर हमने पढ़ लिया था, जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें 2 सम्मिश्र संख्याओं का यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर वो हमने पढ़ लिया था। उनका गुणन भी पढ़ लिया था, किस प्रकार हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। इस पे हमने एग्जाम्पल भी किए थे और वो एग्जाम्पल किस तरीके से फॉलो होते हैं वो भी हमने करके देखा। अब यहाँ पर जब गुणा करने जाते हैं यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, यानी कि जब यहाँ पर 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो दे रखे होते हैं और उसमें आप जब गुणा करेंगे तो वहाँ पर किस तरीके से प्रॉपर्टी काम करेगी। तो हम जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर Z1 दे रखा है वो दे रखा है, यानी कि जो पहली सम्मिश्र संख्या यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर वो दे रखा है A + iB और दूसरा जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो दे रखा है C + iD। C + iD कोई 2 सम्मिश्र संख्याएं हैं तब गुणनफल Z1 Z2 निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, किस किस को? Z1 और Z2 को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है AC - BD। ये जो होगा हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा प्लस आयोटा और ये जो हमारा पार्ट है वो AD + BC, यानी कि ये जो पार्ट है आयोटा के रूप में जो क्या कहलाएगा? इमेजनरी पार्ट ऑफ Z, यानी कि काल्पनिक भाग कहलाएगा।
उदाहरण के लिए 3 प्लस आयोटा 5 और 2 प्लस आयोटा 6, ऐसे एग्जाम्पल हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें करके देखे थे कि जो हम दो सम्मिश्र संख्या है यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने करके जब देखा तो यहाँ पर इस तरीके से हमें रिजल्ट मिला। जो हमारा ये जो -24 वाला पार्ट है वो तो रहेगा रियल पार्ट ऑफ z, और ये जो आयोटा 28 है जिसमें 28 है वो रहेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब यहाँ पर देखिए कि जब गुणा करते हैं तो इसमें जो हमारा रूल है वो किस प्रकार से फॉलो होते हैं। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम जो हमारा है यानी कि रूल है वो है, पहला रूल है क्रम विनिमय नियम। क्या है? क्रम विनिमय नियम। यहाँ पर देखते हैं क्रम विनिमय नियम में हम पढ़ते हैं Z1 Z2 इज इक्वल Z2 Z1, यानी कि जब आप यहाँ पर क्रम विनिमय नियम पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि जब Z1 यानी कि पहली सम्मिश्र संख्या और Z2 यानी दूसरी सम्मिश्र संख्या है, दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका है वो, अगर मैं दूसरी सम्मिश्र संख्या को पहले रखता हूँ और पहली सम्मिश्र संख्या को बाद में रखता हूँ तो इन दोनों का जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पर Z और राइट हैंड साइड में भी क्या मिलेगा, Z। इस तरीके से ये हम इसको फाइंड करते हैं तो हमें इस तरीके से जो रिजल्ट है मिलता है। यहाँ पर देखिए जब सेकंड वाला हम पॉइंट पढ़ते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट है शास्त्रीय नियम। और शास्त्रीय नियम क्या कहता है कि जब आप Z1 और Z2 को ब्रैकेट के अंदर पहले से ही मल्टीप्लाई कर लेते हो और उनका जब मल्टीप्लाई करके आप Z3 का बाद में मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलता है वो Z1 और Z2 और Z3 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के बाद फिर Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो रिजल्ट के क्या होता है, बराबर। अब जो ये प्रॉपर्टी किस प्रकार काम करती है, कैसे यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे तो वो हमें प्रूव करने किस प्रकार है उस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, आगे हम करके देखते हैं कि ये किस प्रकार फॉलो होगी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर किस प्रकार फॉलो होगी। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जहाँ पर आपको दे रखा है Z1 3 प्लस 2 आयोटा और Z2 में दे रखा है 4 प्लस 6 आयोटा, 4 प्लस 6 आयोटा। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई और एडिशन करते हैं तो इसमें ये प्रॉपर्टी किस प्रकार काम करती है, देखिए Z3 इज इक्वल 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर जैसे 2 प्लस आयोटा किया, यहाँ पर हम करेंगे अभी सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हम किस प्रकार काम करेंगे, जैसे हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि जो हमारा जो पहला नियम है कौन सा, क्रम विनिमय नियम। यानी कि जब क्रम विनिमय नियम में आप क्या करते हो, Z1 प्लस Z2 Z3 और Z3 प्लस Z2 और Z1 इनका स्थान परिवर्तन कर देते हो तो भी मान क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ पर हम नियम फॉलो करेंगे सहस्त्रीय नियम, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आप देखते हो कि ये जो रूल है वो इस प्रकार लिखा जाता है Z1 Z2 डॉट Z3 ये किसके इक्वल होता है, Z1 ब्रैकेट Z2 डॉट Z3। ये हमारी प्रॉपर्टी इस तरीके से रहती है। इसमें इस तरीके से यहाँ पर जो शास्त्रीय नियम है वो इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारा जो क्वेश्चन है उसके अनुसार फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले Z1 और Z2 फाइंड करते हैं। तो Z1 Z2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पर Z1 हमारा दे रखा है 3 प्लस 2 आयोटा और Z2 जो दे रखा है वो दे रखा है 4 प्लस 6 आयोटा, 4 प्लस 6 आयोटा। तो हमें जो मान दे रखा है वहाँ पर जैसे ही मान रखेंगे तो ये रहेगा Z1 Z2, यहाँ पर 3 को दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 2 आयोटा को दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस 6 आयोटा। और जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे Z1 Z2
3 और 4 का मल्टीप्लाई, 3 और 4 का मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 प्लस, अब 3 का किसके साथ करेंगे, 6 के आयोटा के साथ, तो 3 इंटू 6 आयोटा प्लस, अब 2 आयोटा का करेंगे तो 2 आयोटा इंटू 4 प्लस, अब यहाँ पर करेंगे 2 आयोटा इंटू 6 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 6 आयोटा। यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, ये कर दिया मल्टीप्लाई, और जो हमें Z1 Z2 मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर जैसे ही Z1 Z2 फाइंड करते हैं और Z1 Z2 हमें किस तरीके से मिलता है, तो यहाँ पर देखो 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 प्लस यहाँ पर 6 और 3 का 18 आयोटा प्लस यहाँ पर 2 आयोटा और 4 का 8 आयोटा, और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 6 और 2 का 12 आयोटा स्क्वायर, 12 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं आप कि हमने जब अब तक की जो क्लासें ली है वहाँ पर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा होगा कि आयोटा स्क्वायर है वो क्या होता है, माइनस का 1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान है वो अपने आप में -1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 18 आयोटा प्लस 8 आयोटा कितना मिलेगा, 26 आयोटा, कितना मिलेगा 26 आयोटा। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हमारा जो Z1 Z2 है उसका मान है, यानी कि उसका रिजल्ट है 12 प्लस 26 आयोटा, और यहाँ पर मिलेगा माइनस मिलेगा 12 और यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप करते हो तो यहाँ पर Z1 Z2 वो क्या मिलता है, ये -12 और ये +12 कैंसिल, और हमें जो रिजल्ट मिलेगा 6 आयोटा। क्या मिलेगा, 6 आयोटा। देखिए यहाँ पर 12 प्लस 18 आयोटा प्लस 8 आयोटा और प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, इस तरीके से हम करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 आयोटा मिला, और इसको जब लास्ट में लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z होगा 0, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट हमें नहीं दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे 0, और 26 आयोटा ये है क्या, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z, ये क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z है। इस तरीके से हमको लिखना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा Z1 Z2 आया है उसका Z3 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो Z1 Z2 है उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जैसे 26 आयोटा है उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, Z3 के साथ, और Z3 हमें क्या दे रखा है, Z3 हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है 2 प्लस आयोटा। क्या दे रखा है, 2 प्लस आयोटा दे रखा है। यहाँ पर जैसे ही हम मान रखते हैं तो 26 आयोटा को 2 के साथ करते हैं तो यहाँ पर मिलता है 52 आयोटा, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हो 26 आयोटा को आयोटा के साथ तो 26 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप बढ़ाते हो तो 52 आयोटा, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1, और तो ये संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है, माइनस में चेंज होगी। तो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ Z, ये हमारा हो गया रियल पार्ट ऑफ Z, और ये पार्ट हो गया इमेजनरी पार्ट ऑफ Z, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z। इसको जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो Z1 Z2 डॉट Z3, ये Z3 Z1 Z2 और डॉट Z3, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे हमारा ये रिजल्ट आता है या नहीं आता है, उसको हम प्रूव करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने ये जो अभी तक Z1 Z2 को ब्रैकेट में सॉल्व किया और Z3 को बाद में मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, Z2 और Z3 को ब्रैकेट में पहले सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद Z1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले हमने Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में इसका Z3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हम सॉल्व करेंगे उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि अब हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा Z1 है उसको Z2 Z3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम काम क्या करना है, हमें जो काम करना है वो ये करना है कि हम Z2 और Z3 को पहले फाइंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको फाइंड करेंगे। तो Z2 और Z3 हमारा क्या है, यहाँ पर लिखते हैं कौन सा है, ये Z2 दे रखा 4 + 6 आयोटा, Z3 दे रखा 2 + आयोटा। यहाँ पर लिखेंगे 4 + 6 आयोटा और मल्टीप्लाई करना है 2 + आयोटा के साथ। तो चलो हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर Z2 Z3 4 का 2 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई प्लस 6 आयोटा का 2 + आयोटा के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि जो हमारा रूल है वो फॉलो हो रहा है नहीं। 4 और 8 2 का करते तो 8, 4 और आयोटा का करते हैं तो 4 आयोटा, और अब हम देखते हैं कि 6 आयोटा और 2 का करते हैं तो 12 आयोटा, और 6 आयोटा फिर आयोटा का करते हैं तो 6 आयोटा स्क्वायर। इस तरीके से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो Z2 Z3 और ये है हमारा एरो लगेगा यहाँ पर। जैसे ही हम इसको लेके चलते हैं तो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है, और नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हो कि यहाँ पर किस प्रकार से काम करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 8 प्लस ये 12 आयोटा है, 4 आयोटा 16 आयोटा। अब यहाँ पर देखो, आप आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो यहाँ पर जो 6 है वो प्लस से किस में हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, और हमें यहाँ पर क्या लिखना है, -6। क्या लिखना है, -6 लिखना है। अब आप देख रहे हैं कि ये रियल पार्ट ऑफ जेड है 8 और -6 दोनों रियल पार्ट है, यानी कि जब 8 में से -6 हटेगा तो जब यहाँ पर क्या बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 16 आयोटा। क्या बचेगा, 16 आयोटा बचेगा। ये हमारा हो गया Z1 Z2 Z3। अब इसको क्या करेंगे, Z1 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जब आगे बढ़ते, देखो इतना तो हो गया था, इतने तक हमने कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 के साथ। 2 + आयोटा ही तो है, 2 + आयोटा 2 + 16 आयोटा। तो यहाँ पर जो हमें मिला Z2 Z3 क्या मिला है, वो मिला है 2 + 16 आयोटा। यही तो मिला है 2 + 16 आयोटा। चलो अब Z1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 देखते हैं, Z1 क्या है, Z1 हमारा है 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। तो चलो लिख के देखते हैं, Z1 Z2 Z3 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पर 2 + 3 आयोटा इसको मल्टीप्लाई करना है 2 + 16 आयोटा के साथ। 3 + 2 आयोटा, थ्री प्लस 2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किस प्रकार लिखेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 3 को इस दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आयोटा के साथ, फिर +2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आयोटा के साथ। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि 3 को जैसे 2 से किया तो 6 प्लस 16 और 3 को किया तो 48 आयोटा, प्लस 2 आयोटा और 2 को किया तो 4 आयोटा, प्लस 16 और 2 को किया तो 32 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने ये जो लिखा है इसको आप देखेंगे कि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है वो क्या हो रहा है, -1। क्या हो रहा है, -1। तो ये 6 प्लस, अब आयोटा में जो वैल्यू दे रखी है यानी जो मान दे रखा है उसको आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मिलेगा 52 आयोटा और यहाँ पर हमें मिलेगा 32। क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। और ये जो हम यहाँ पर करेंगे तो 52 आयोटा और माइनस का क्या आएगा, 26। माइनस का क्या आएगा, 26 आएगा। तो इस प्रकार हमें आगे सॉल्व करना है, ये हमारा रहेगा आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो हमने जो आज की क्लास में पढ़ा कि हमारा जो शास्त्रीय नियम है, क्रम विनिमय नियम है, वो किस प्रकार से हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और 2 से ज़्यादा दे रखे हैं
तो उनमें किस प्रकार फॉलो होता है। तो आज की क्लास में आपने देखा है कि क्रम विनिमय नियम में जब Z1 प्लस Z2 को ऐड करते हैं, उसके बाद Z2 प्लस Z1 को ऐड करते हैं तो वो किस प्रकार ऐड होते हैं और उनका जो रिजल्ट है वह किस प्रकार सेम हमें देखने को मिलता है। तो रिजल्ट कुछ हमें इस प्रकार देखने को मिलेगा कि रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते रहेंगे। यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी को प्रूव किया है वो प्रूव इस तरीके से आपको करना है कि वहाँ पर जो रिजल्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें इक्वल मिलती है तो वो हमारा जो क्वेश्चन है उस जो प्रॉपर्टी को फॉलो करने के बाद प्रूव होता है या नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप क्वेश्चन को लगाइए। यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे सीखने को मिलेगा कि प्रतिलोम सम्मिश्र संख्या या फिर सम्मिश्र संख्याओं की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होती है, यानी कि जब आप हरों का परिमेयकरण करते हैं यानी कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर सीखते हैं तो उसमें जो सीखते हैं उसी प्रकार जैसे प्लस में संख्या दे रखी है तो उसको माइनस में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह से संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को जानेंगे और प्रतिलोम गुणात्मक जो सम्मिश्र संख्या है उनको किस प्रकार लिखना है वो भी हम जानेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही सीखेंगे। आगे जो सीखेंगे क्लास 11th में वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।